हिंदुस्तान में अंडरवर्ल्ड और गैंगस्टर्स की कहानी। दरअसल ये कोई नई बात नहीं रही, क्योंकि जिस तरह से देश में पिछले कुछ सालों में अपने वर्चस्व को बढ़ाने के लिए कुछ लोग अपराध के गलियारों में इतना नाम कमा चुके कि शायद अब उनका पीछे लौटना मुमकिन नहीं। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप आजाद। देश के कई हिस्सों में और हिंदुस्तान से भागकर विदेशों में बसने वाले कई गैंगस्टर्स का खौफ आज भी हिंदुस्तान में कायम है, और इन्हीं लोगों की एक बड़ी फहरिस्त में एक बड़ा नाम आता है दाऊद इब्राहिम का। लेकिन केवल मुंबई ही नहीं बल्कि पूरा अंडरवर्ल्ड इस नाम से वाकिफ है, और देश विदेश की सरकारें भी इस नाम से अच्छे से वाकिफ है, वो उसे जानती है। इस नाम को लेकर फिल्म निर्माताओं ने अपनी कहानियां भी खूब लिखी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि दाऊद इब्राहिम से पहले माया नगरी मुंबई में एक और नाम बेहद कुख्यात था, और वो नाम था करीम लाला। जिसे पठानों का गॉडफादर भी माना जाता था। और इतना ही नहीं बल्कि हाजी मस्तान जैसा कुख्यात शख्स भी उसे असल डॉन कहकर बुलाता था। साल 1911 में अफगानिस्तान के कुनड़ प्रांत में जन्मे अब्दुल करीम खां उर्फ करीम लाला का कद करीब 7 फीट ऊंचा था। अपने शुरुआती जीवन में वो सरहदी गांधी खान अब्दुल गफ्फार खां से बहुत प्रभावित था। 23 अप्रैल 1930 को पेशावर के किस्सा ख्वानी बाजार में जब सरहदी गांधी कहे जाने वाले गफ्फार खां के कार्यकर्ताओं पर गोलियां चलाई गई थी, तो करीम वहां पर मौजूद था। और कहा जाता है कि भारत के विभाजन के बाद बहुत सारे पठानों ने भारत में ही बस जाने का फैसला किया। तब करीम भी उन्हीं लोगों में शामिल था। आपको बता दें कि आजादी के बाद मुंबई पुलिस में विदेशियों के रजिस्ट्रेशन और उनके परमिट के नवीनीकरण करने के लिए एक दफ्तर हुआ करता था। इस दफ्तर में एक पठान ब्रांच भी होती थी। 1950 के दशक में करीम लाला अक्सर इस ब्रांच में जाने लगा और पठानों के सामने आने वाली मुश्किलों को निपटाने लगा। जल्द ही मुंबई में रहने वाले पठान अपनी तकलीफों के हल के लिए करीम लाला के पास पहुंचने लगे। करीम लाला बेरोजगारी से लेकर उनके आर्थिक मामलों और यहां तक कि उनके पारिवारिक मामलों में भी दखल करने लगा। जाहिर था कि जब करीम लाला अपने लोगों की मदद करने के लिए हमेशा तैयार रहने लगा, तो फिर उसके सिपह सालारों की तादाद भी बढ़ने लगी और लोगों में उसका कद भी बढ़ने लगा। आपको बता दें कि अफगानिस्तान से 1936 में मुंबई पहुंचे करीम लाला की कहानी किसी फिल्मी कहानी से कहीं ज्यादा दिलचस्प है। करीम लाला ने शुरू में मुंबई के बंदरगाह पे कुली के तौर पर काम करना शुरू किया। 1940 के दशक के अंतिम सालों की बात है। एक दिन वो अपने अफगान साथियों के साथ बैठा हुआ था कि मलाबारियों के एक गैंग लीडर ने उनसे काम करने के बदले रिश्वत मांगनी शुरू कर दी। लेकिन जवाब में करीम ने आगे बढ़कर मलाबारी से कहा, और वो कहता था कि हम मेहनत करता है तो मेहनत करता है, कोई फर्क नहीं है इसमें। हम पैसा नहीं देगा, अब से वसूली बंद। लेकिन मामला यहां ही शांत नहीं हुआ। मालाबारी ने इस मामले में करीम पर हमला करना चाहा, लेकिन करीम उस पर भारी पड़ा और उसकी जमकर पिटाई कर डाली। और इस घटना के बाद से यहां से करीम खां पठान करीम लाला बन गया। करीम लाला का जन्म भले ही मुंबई में नहीं था, मुंबई में नहीं हुआ था, लेकिन उसने माया नगरी में अपना दबदबा ऐसा बनाया कि लोग इस गैंगस्टर के नाम से थर थर कांपते थे। अब यूं तो करीम लाला साल 1936 में पेशावर होते हुए मुंबई पहुंचा था, लेकिन माना जाता है कि साल 1940 में मुंबई में खून खराबा तो बंद हो चुका था, लेकिन यहाँ उस वक्त में स्मगलिंग का धंधा जोरों पर था। और इसी दौर में करीम लाला ने मुंबई में अवैध शराब की बिक्री और जुए के अड्डों की शुरुआत की। मुंबई में ऐसा कोई अवैध धंधा नहीं था जो करीम लाला नहीं करता था।
पठानों का ये गॉडफादर मुंबई में वेश्यावृत्ति और नशीली दवाओं की तस्करी भी करता था। करीम लाला मुंबई में पैसा वसूली का काम भी करता था। करीम का डर इस कदर पैदा हो गया था कि केवल उसका नाम लेने से किराएदार भी घर खाली कर देते थे। करीम लाला ने मुंबई में इन अवैध धंधों से खूब पैसा कमाया और इस पैसे की झलक करीम लाला के लाइफ स्टाइल में भी नजर आती थी। माना जाता है कि करीम लाला एक अच्छे जीवन की तलाश में मुंबई आया था। पढ़े लिखे ना होने की वजह से उसने शुरू में अमीर कारोबारियों और उद्योगपतियों के लिए काम करना शुरू कर दिया था। उन कारोबारियों ने पैसा वसूली के लिए उसकी सेवाएं लेना शुरू कर दी और बस यहीं से पठान गैंग की शुरुआत हो गई थी। कुछ ही सालों के भीतर उसने बंदरगाह से सामान चुराकर बाजार में बेचना शुरू कर दिया। जब उसके पास पैसे आने लगे तो वो ब्याज पर पैसे उधार देने लगा। जुए में हारने वाले लोग अपने रोजमर्रा का सामान खरीदने के लिए करीम से ब्याज पर उधार लिया करते थे। करीम ने नियम बनाया था कि हर महीने की 10 तारीख को उससे लिए गए उधार का ब्याज चुका दिया जाए और नतीजा ये हुआ कि हर 10 तारीख को उसकी तिजोरी पैसों से भरने लगी। पैसा उधार देने के अलावा उसने लोगों के झगड़े सुलझाना और किराएदारों से जबरदस्ती उनकी खोली खाली करवाने का काम भी शुरू कर दिया था। आप हैरान रह जाएंगे ये देखकर कि 1950 के दशक में वह हर रविवार को अपने घर की छत पर ही लोगों के झगड़े सुलझाने के लिए दरबार लगाने लगा था और देखते ही देखते दक्षिण मुंबई में घर घर में करीम लाला का नाम जाना पहचाने जाने लगा। धीरे धीरे वो गरीबों, बेरोजगारों और मुस्लिम युवाओं के बीच गॉडफादर बन गया था। कहा जाता है कि करीम लाला के 50वीं सालगिरह पर किसी ने उसे एक महंगी वॉकिंग स्टिक भेंट की थी। उसको ये गिफ्ट पसंद नहीं आई थी। उसने कहा भी कि वह अब भी बहुत मजबूत है और उसे चलने के लिए किसी स्टिक की जरूरत नहीं है। लेकिन जब उसके साथियों ने कहा कि इस स्टिक से उसका व्यक्तित्व और निखर जाएगा तो उसने वो स्टिक ले ली और फिर वो स्टिक करीम लाला का पर्याय बन गई थी। हालात ये हो गए थे कि अगर वह मस्जिद में अपनी स्टिक छोड़कर वजू करने भी चला जाता तो मस्जिद खचाखच भरी होने के बावजूद किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वो उसकी जगह बैठ जाए। कहा जाता है कि जब भी कोई मकान खाली करवाना होता तो लाला के लोग उस जगह पर करीम लाला की छड़ी छोड़ आते और जैसे ही किराएदार उस छड़ी को देखते वो तुरंत घर खाली कर देते। इससे पहले किसी भी गैंगस्टर का मुंबई में इस तरह का रसूख और दबदबा नहीं था। मकान या जमीन खाली कराने के करीम लाला के बहुत सारे किस्से हैं। उनमें से एक किस्सा मशहूर अभिनेत्री हेलेन का मकान खाली कराने का भी बताया जाता है। खैर, जैसे जैसे वक्त गुजरता गया धीरे धीरे करीम लाला की चर्चा मुंबई अंडरवर्ल्ड के एक और कुख्यात शख्स हाजी मस्तान तक पहुंचने लगी। दरअसल मस्तान को हमेशा से एक ऐसे शख्स की जरूरत थी, उसे तलाश थी जो उसके पेचीदा कामों को अंजाम दे सके। यह 1970 का दशक था जब उसने करीम लाला से मिलने की इच्छा जताई थी। बताया जाता है कि ग्रांड रोड मस्जिद में जुमे की नमाज के बाद इन दोनों की मुलाकात हुई और इसके बाद करीम उसे अपने घर ताहिर मंजिल ले गया। मस्तान ने करीम से कहा, बॉम्बे पोर्ट ट्रस्ट के डॉक पर मेरा बहुत सारा सामान उतरता है, मुझे उसे उतरवा कर गोदाम में रखवाना होता है और फिर उसे बाहर भेजना होता है। मैं चाहता हूँ कि तुम्हारे लोग तब तक हिफाजत करें जब तक सामान बाजार में बिक नहीं जाता। इस तरह मुंबई अंडरवर्ल्ड की एक बहुत बड़ी डील को अंतिम रूप दिया गया और इसके साथ ही करीम लाला का नाम मुंबई के बड़े डॉन की फहरिस्त में शुमार हो गया। जब करीम लाला मुंबई का डॉन बनने की तरफ कदम उठा रहा था उसके गैंग के लोगों की तादाद बढ़ती जा रही थी। उस गैंग में शामिल था माजिद दीवान, उसका एक और साथी था नवाब खां जो पहले डॉक्स पर सुरक्षा गार्ड का काम करता था, वहां पहरेदारी करता था। बाद में करीम ने उसे इजरायली मोहल्ले में शराब के अड्डों की जिम्मेदारी दी गई थी और उसके करीब के एक और वफादार साथी का नाम था नासिर खां। उसको सफेद हाथी कहकर पुकारा जाता था क्योंकि उसका रंग गोरा था और उसका शरीर हाथी की तरह भारी भरकम था। करीम के गैंग में हीरो लाला, बशरीन मामा, करीम खां और लाल खां भी शामिल थे।
और ये लोग करीम लाला के लिए बिना पलक झपकाए अपनी जान तक देने के लिए तैयार रहते थे। और इन लोगों ने ही मिलकर मुंबई के कुख्यात पठान गैंग की नींव रखी थी। इस तरह अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाके कुनड़ के इस युवक ने न सिर्फ हजारों मील दूर मुंबई को अपना घर बनाया, बल्कि इस महानगर का एक तरह से पहला डॉन भी बन गया था। उधर दाऊद इब्राहिम अपने भाई शब्बीर के साथ तस्करी का धंधा चलाता था और धंधे की वजह से दाऊद गैंग और करीम लाला की गैंग के बीच कट्टर दुश्मनी हो गई और ये जंग इतनी बढ़ गई कि साल 1981 में करीम लाला की गैंग ने दाऊद के भाई शब्बीर की हत्या कर दी। अब शब्बीर की हत्या का बदला लेने के लिए दाऊद गैंग मौके की तलाश में था और दाऊद गैंग को 5 साल बाद मौका मिला और उन्होंने साल 1986 में करीम लाला के भाई रहीम खां की हत्या कर दी। दरअसल 1980 आने तक मुंबई अंडरवर्ल्ड में दाऊद इब्राहिम की जड़ें जमती चली गई। जाहिर है करीम लाला और उसके बीच दूरी भी बढ़ती चली गई और दोनों एक दूसरे के परिवार के दुश्मन हो गए। 1980 के दशक के पहले 5 सालों में दाऊद और पठान गैंग के बीच हत्याओं का जो दौर शुरू हुआ था उसे रुकवाने का नाम नहीं लिया। दाऊद ने अपना भाई शब्बीर खोया तो करीम लाला को भी अपने भाई रहीम लाला से हाथ धोना पड़ा और इस गैंगवार के बाद दाऊद इब्राहिम ने मुंबई को छोड़कर दुबई को अपना ठिकाना बना लिया। खैर 1980 के दशक का मध्य आते आते करीम लाला की चमक फीकी पड़ने लगी। करीम ने कहना शुरू कर दिया कि अब वो रिटायर हो गया है, अब वह एक सामाजिक कार्यकर्ता और मुंबई में रहने वाले अफगान लोगों का नेता बन रह गया है। ये बात अलग थी कि उसके गुर्गे हमेशा दावा करते रहे कि डोंगरी में एक जेब भी करीम लाला की जानकारी के बगैर नहीं कटती और कहा जाता है कि तमाम मामलों के बावजूद करीम लाला ने दाऊद इब्राहिम से शांति कायम करने के लिए खास तौर से सितंबर 1987 में मक्का जाकर उससे मुलाकात की। करीम ने आंसू भरी आंखों से दाऊद को गले लगाया था। उसने दोनों पक्षों को समझाया कि अब बहुत खून बह चुका है, मुझे अब शांति से मरने दो। और फिर आज से करीब 24 साल पहले मुंबई अंडरवर्ल्ड के इस पहले डॉन करीम लाला की मौत हो गई। तो ये थी मुंबई अंडरवर्ल्ड के पहले डॉन कहे जाने वाले करीम लाला की कहानी। इस डायरी में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए दीजिए इजाजत।